वंदे मातरम स्टूडेंट्स, वंदे मातरम आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आप सभी लोगों का। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। अध्याय 9 का क्लास 3 है ये, उद्योग एवं विनिर्माण। तो उद्योग व विनिर्माण के ही अंतर्गत डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश, इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे। हम आगे बढ़ें इसके पहले ये रहा मेरा परिचय। विनिवेश को देखते हैं। विनिवेश किसी कंपनी में स्वामित्व बेचने की प्रक्रिया है। सिंपल लाइन में अगर एक लाइन में कहा जाए तो विनिवेश का अर्थ क्या है? तो विनिवेश का अर्थ है निवेश का उल्टा। निवेश में तो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, जैसे किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, यानी कि उसके स्टेक्स को खरीदा जाएगा, और भी कई तरीके हो सकते हैं। तो निवेश का जो उल्टा है, यानी कि कंपनी में आपकी जो हिस्सेदारी है उसको जब आप हटाते हो, बेचते हो, तो उसको विनिवेश कहते हैं। यानी कि विनिवेश किसी कंपनी में स्वामित्व, मालिकाना हक जो है उसको बेचने की प्रक्रिया। ये सिंपल वर्ड है, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रचलन में जो विनिवेश शब्द है उसका प्रयोग केवल सरकारी कंपनियों के स्वामित्व बेचने के लिए किया जाता है। प्राइवेट कंपनियों के संदर्भ में आपने विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट वर्ड नहीं सुना होगा। तो हो सकता है वैसे उधर भी, लेकिन सामान्यतः सरकारी कंपनियों में जो सरकार का स्वामित्व है, सरकार जब उसको बेचती है, प्राइवेट कंपनियों को बेचती है, तो उस प्रक्रिया को विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब कहोगे कि सरकार जो है डिसइन्वेस्टमेंट करती क्यों है? तो कारण उसके आगे बताए गए हैं कि विनिवेश के कारण क्या क्या कारण है। तो पहली बात तो पीएसयूज, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यानी कि जो सरकारी कंपनियां हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, उसके सुधार के साधन के रूप में, मतलब ये बताया जाता है कि बहुत सारे टेक्नोलॉजीज या काम करने के जो तरीके हैं वो प्राइवेट सेक्टर में बेहतर उपलब्ध हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार हैं। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भी हो सकती हैं। तो पीएसयूज में अगर हमें वास्तव में उसके परफॉर्मेंस में सुधार करना है तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता होगी, इसलिए प्राइवेट सेक्टर को उसको कुछ हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, ठीक है, बेचनी पड़ेगी। जैसे मान लो ऐसे समझो कि आप अकेले कोई काम कर रहे हो। अब आपका तरीका जो परंपरागत तरीका है, ठीक है, आपके पास संपत्ति बहुत ज़्यादा है लेकिन तरीका परंपरागत है। अब कोई व्यक्ति बाहरी व्यक्ति है लेकिन उसको बहुत सारे नए नए तरीके पता हैं उस एक पर्टिकुलर फील्ड के। तो आप क्या कहोगे कि भाई तुम मेरे कंपनी को ज्वाइन कर लो, ठीक है, तुम मेरे इंटरप्राइज को ज्वाइन कर लो, तुम्हारा जो नया कुछ अप्रोच है या नई टेक्नोलॉजी जो है वो तुम मुझे देना, और मैं तो काम कर ही रहा हूँ। तो इस तरह से विकास होगा और विकास में दोनों का फायदा होगा। तो एक तो ये बात हो सकती है कि जो पीएसयूज हैं या सरकारी कंपनियां हैं उनमें नए टेक्नोलॉजी या न्यू आइडियाज़ को लाने के लिए सुधार के साधन के रूप में विनिवेश किया जाता है, एक बात। दूसरी बात ये कही जाती है कि आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के अंग के रूप में। आर्थिक सुधार की बात हम लोगों ने किया था। हम लोगों ने ये कहा था कि न्यू इकोनॉमी पॉलिसी 1991 में आई, ठीक है, आई। अब इसके साथ साथ आप जानते हैं कि एलपीजी रिफॉर्म हुआ। रिफॉर्म मतलब सुधार। तो अब इसमें एलपीजी, जी मतलब ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरल। तो प्राइवेटाइजेशन जो है वो एनईपी का ही पार्ट है। तो प्राइवेटाइजेशन करना वो आर्थिक सुधारों का एक पार्ट मान लिया गया, ठीक है। तो इस रूप में भी करते हैं। फिर उसके अलावा बजटीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, बजट का मतलब क्या होता है कि आपका जितना भी खर्च होगा और जितनी भी आमदनी होगी उसका जो लेखा जोखा सालाना करते हैं, दैट इज बजट, ठीक है, सरकार के स्तर पे। अब जो आपका खर्च होगा तो खर्च आएगा कहाँ से, ठीक है। तो कई बार जो सरकारी कंपनियां होती हैं उसको बेचा जाता है और उससे जो पैसा प्राप्त होता है तो सरकार अपने बजटीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ये वैसे अच्छी बात नहीं मानी जाती है, क्योंकि आप जो है स्थायी संपत्तियों का इस तरह से बेच करके जब उसको, बहुत सारे वेलफेयर स्कीम होते हैं उसमें जब आप लगाते हो, उससे तो तुरंत रेवेन्यू जनरेट हो नहीं रहा है, ठीक है। जो नए सामाजिक क्षेत्र में आप लगाओगे वहाँ तो रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, लेकिन आपने बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच दिया। तो ये एक अच्छी बात नहीं मानी जाती, लेकिन सरकार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति ऐसे भी करती है। अब हम इसके बैकग्राउंड में चलते हैं। विनिवेश के बैकग्राउंड में विनिवेश का जो आधार है वो क्या है, देखते हैं जरा। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के विनिवेश पर एक आयोग बना था, सी रंगराजन आयोग 1991 ने विश्व भर में निवेश के अनुभवों को देखते हुए भारत में भी विनिवेश के पक्ष में सलाह दी, ठीक है, एक पॉइंट। तो 1991 से ये खेल स्टार्ट हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि न्यू इकोनॉमी पॉलिसी जो है वो कब आया है, 1991 में आया है। अब यहाँ जो है किसके दबाव में आया है, तो आईएमएफ के दबाव में आया है। तो आईएमएफ अपने अनुसार बहुत सारी चीज़ों को क्या करना चाहेगी, करवाना चाहेगी। तो बहुत सारे आयोग वगैरह जो है भारत में भी जो बनते हैं। इनफैक्ट 1991 में जो नई आर्थिक नीति बनी और आर्थिक सुधार की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, उसके जो प्रमुख कुछ लोग थे, आप गौर करना कि उसमें कुछ लोग जो आईएमएफ होके आए थे, आईएमएफ रिटर्न थे।
IMF में उन्होंने जॉब किया था, IMF के प्रमुख अर्थशास्त्री वगैरह भी होंगे। तो कहीं ना कहीं IMF या इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन होते हैं, वो जिस देश में उनको परिवर्तन करवाना, उस देश में अपने लोगों को या अपने तरह के लोगों को जो उनकी बात को समझ सके, जो उनकी बातों के अनुसार काम कर सके, उनको भेजते हैं। ठीक है, तो ये भी बात है कि श्री रंगराजन आयोग का गठन किया गया। तो उसी समय क्यों किया गया? क्योंकि IMF उस तरह का कुछ चाह रहा था कि नई आर्थिक नीति के अंतर्गत बहुत सारे सुधार हो। ये कल हम लोगों ने बात किया था पिछले क्लास में। सरकार ने भी 1991 से ही विनिवेश प्रारंभ कर दिया। 1997 में फिर एक विनिवेश आयोग की स्थापना हुई। बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि विनिवेश किस तरह से किया जाएगा, उसकी प्रक्रियाओं को हैंडल करने के लिए 1998 में विनिवेश विभाग की फिर स्थापना की गई। ये टाइमलाइन के रूप में सबको याद रखना है। फिर जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई 2001 में, उन्होंने विनिवेश मंत्रालय बनाया। वैसे बाद में फिर जब कांग्रेस की सरकार आती है तो विनिवेश मंत्रालय को फिर कन्वर्ट कर दिया जाता है विनिवेश विभाग के अंतर्गत। ठीक है, तो वर्तमान में क्या है, अभी विनिवेश मंत्रालय भी नहीं है, विनिवेश विभाग भी नहीं है। अभी क्या है, तो अभी जो है निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग है। उसको शॉर्ट में दीपम बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? दीपम। लेकिन दीपम ही एक समय में क्या था, एक समय में विनिवेश मंत्रालय था, विनिवेश विभाग था। ठीक है, तो अभी विभाग ही कह सकते हैं, लेकिन विभाग का ही क्या हुआ, ढांचा एक तरह से चेंज कर दिया गया, उसका नाम चेंज कर दिया गया। और इसका जो अधिदेश है, अधिदेश मतलब मैंडेट, मैंडेट मतलब उसको क्या काम करना है, तो इसका काम भी पहले अलग था, अब कुछ अलग हो गया। ठीक है, तो पहले इसका काम विनिवेश विभाग का हुआ करता था विनिवेश प्रक्रिया को लागू करना। अब इसका काम क्या हो गया, अब नया काम यहाँ हाईलाइटेड करके लिखा हुआ है, इसका नया काम हो गया विनिवेश विभाग का, जिसका अब नाम है विनिवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग। अब इसका काम हो गया सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश का व्यापक प्रबंधन करना, यानी मैनेजमेंट करना। ठीक है, तो मैनेजमेंट जब होगा उसमें बहुत सारी बातें आ जाएंगी। कहने का मतलब इसका दायरा बढ़ाया गया है। मंत्रालय अभी भी नहीं है, लेकिन दायरा बढ़ाया गया। अभी ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसके अंतर्गत दीपम के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए निम्नलिखित पहलों मतलब इनिशिएटिव को सुनिश्चित किया गया। क्या क्या दीपम जो है, जो सार्वजनिक कंपनियां हैं उनके विनिवेश के लिए क्या क्या रणनीति अपनाए हुए है, क्या क्या उसकी पहल है, क्या क्या उसका कार्य है, उसको देख लेते हैं। पहली बात तो इष्टतम लाभ प्राप्त करना। तो किससे इष्टतम लाभ प्राप्त करना? तो जो PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी सार्वजनिक कंपनियां, उनसे इष्टतम लाभ प्राप्त करना। उसके लिए उसको बेचा भी जा सकता है पूरी तरह से, और भी बहुत सारी बातें। दूसरी बात, पूंजी एवं वित्तीय पुनर्संरचना द्वारा परिसंपत्तियों का उत्तोलन। अब यहाँ परिसंपत्तियां जो है, इस बात को समझना कि परिसंपत्तियां सिर्फ कंपनियां नहीं हो सकती, सरकारी बहुत सारी परिसंपत्तियां होती हैं। तो उन सब का उत्तोलन, उत्तोलन मतलब उसका उपयोग करके रेवेन्यू जनरेट करना। ठीक है, वैसे फाइनेंशियल लेवरेज का क्या अर्थ होता है आप यहाँ विस्तार से देख सकते हैं, इन्वेस्टोपीडिया का है, मैंने बस प्रसंग बस लगा दिया। यहाँ भी लगभग वो बात है, एग्जैक्टली नहीं। तो उत्तोलक इसको बोलते हैं, इसको उत्तोलक बोलते हैं। जैसे इसकी सहायता से, जैसे मान लो कि ये टोकरी आपको यहाँ प्राप्त करना है, तो ऐसे तो नहीं होगा। जैसे मान लो कुआं है, और कुआं में भी आपने देखा होगा कि कुआं में भी इस तरह का एक चक्री लगा हुआ होता है ना, और उस चक्री के माध्यम से आप क्या करते हो, बाल्टी को ऊपर खींच लेते हो। तो ये जो चक्री है, इसी को क्या कहते हैं, उत्तोलक कहते हैं, उत्तोलना में हेल्प करता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब है कि वैसे इंस्ट्रूमेंट्स जिसकी सहायता से, वैसे तरीके जिसके सहायता से रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा हो। ठीक है, तो यहाँ भी सरकार सार्वजनिक कंपनियों या सार्वजनिक परिसंपत्तियां जो हैं उसके उत्तोलन का कार्य कर रही थी, उसका उपयोग करने का प्रयास कर रही थी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। पूंजी बाजार के माध्यम से निवेशकों के विश्वास में वृद्धि, निर्णय प्रक्रिया को तार्किक बनाना, वो प्रबंधन की दक्षता। प्रबंधन की दक्षता कैसे होगी? जब प्राइवेट सेक्टर वाले आएंगे, उसमें बहुत सारी नई नई बातें होंगी, तो प्रबंधन की दक्षता हो जाएगी, ऐसा सरकार का कहना है। ये मेरा पर्सनल मत, ये सब नहीं होता है। तो प्रबंधन की दक्षता करना। इसके अलावा निर्णय प्रक्रिया को तार्किक बनाना। निर्णय प्रक्रिया को तार्किक बनाना का मतलब भी वही है कि अगर कंपनियां घाटे में है तो उसको बेच देना, या फिर उसके बहुत सारे स्टेक्स को बेच देना, और इस तरह की बातें। ठीक है, विनिवेश तो आपने समझ लिया, मुझे लगता है कि अच्छे से समझ लिया कि विनिवेश किसको कहते हैं। सामान्य शब्दों में तो विनिवेश का ये अर्थ हो गया कि अपने स्वामित्व को जो है बेचना। सरकारी कंपनियों के संदर्भ में आता है, और कौन कौन से विभाग या मंत्रालय या दीपम फिलहाल है, उन सबको आपने देखा। अब हम देखते हैं कि विनिवेश कितने प्रकार के होते हैं। मोटे तौर पे विनिवेश दो प्रकार के होते हैं। एक को टोकन डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। टोकन का मतलब है इसका छोटा पार्ट जो है बेचा जाएगा, सामान्य रूप से 50% के नीचे, 49% के आसपास है। एक होता है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, यानी सामरिक या फिर इसी को रणनीतिक बोलेंगे, रणनीतिक विनिवेश।
कई बार शब्दों को लेके क्या होता है ना कि हिंदी में चूंकि ट्रांसलेटेड है, मेन डॉक्यूमेंट वगैरह तो इंग्लिश में रहता है, तो रणनीति भी आप ध्यान रखोगे, सामरिक भी ध्यान रखोगे। नॉर्मली आप रणनीतिक ध्यान रखना, ठीक है। सांकेतिक विनिवेश का मतलब ये हो गया कि इसमें माइनॉरिटी स्टेक सेल भी इसको कहा जाता है। इसके तहत नीति यह थी, इसके तहत नीति यह लिखना पड़ेगा थोड़ा, यह थी कि पीएसयूज के अधिकतम 49% शेयरों को ही बेचा जाएगा, ठीक है। क्योंकि 49% शेयरों को मैक्सिमम अगर बेचा जा रहा है तो इसका मतलब है कि कंट्रोल जो है उस कंपनी पे वो किसका होगा, जिसका 50% से ज्यादा होगा, यानी सरकार का होगा। तो सरकार इसमें अपने स्वामित्व को बरकरार रखती है वैसा, जिससे स्वामित्व सरकार के हाथ में रहे। लेकिन इससे पीएसयूज की कार्यकुशलता में सुधार न होने के कारण इसकी खूब आलोचना की गई। देखो, आलोचना जो करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं कई बार जो है अंतर्राष्ट्रीय पूंजी तंत्र जो है उसके एजेंट भी कई बार होते हैं। वो कई बार जो है आर्थिक विश्लेषक के रूप में, अर्थशास्त्री आदि के रूप में, प्रोफेसर्स के रूप में, कई रूपों में होते हैं। तो सरकार को अगर कोई चीज़ करवाना है तो नेताओं को अपने कंट्रोल में लेना होगा। इस तरह के जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हैं उनसे बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे स्टेटमेंट्स आदि करवाने होंगे, ठीक है। तो एक माहौल बनता है। तो सरकार अगर सभी कंपनियों को, प्राइवेट सेक्टर को ही दे दे, तो सरकार ने जो 1947 में स्टार्ट किया था कि अपना कंपनी बनाना, और उसमें पैसा किसका लगा हुआ है, जनता का लगा हुआ है। लेकिन ये सब जब प्राइवेट सेक्टर के पास जाएंगी, मतलब ये वही बात हो गई ना कि औने पौने दाम पे अपनी संपत्ति को प्राइवेट सेक्टर को बेच देना, ये कहने के नाम पे कि उसके प्रबंधन आदि में सुधार होगा। सुधार होने के बावजूद उसका लाभ जो है क्या सामान्य जनमानस को मिलेगा, या फिर उस कंपनी का उपयोग और जो है ज्यादा धन जनरेट करने में किया जाएगा। और धन जनरेट कहाँ से किया जाएगा, तो जनसामान्य के मार्फत ही किया जाएगा। जनसामान्य को ही एक तरह से उसी के मार्फत, उसी को चूस के कह सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कई बार इस तरह के जो स्टेटमेंट हो तो एकेडमिक्स में तो चल जाते हैं इस तरह के स्टेटमेंट, लेकिन आप इसकी वास्तविकता को समझना कि होता क्या है, ठीक है, क्यों आलोचना आदि की जाती है। अब सामरिक विनिवेश महत्वपूर्ण है, इसको समझेंगे। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की कार्यकुशलता बढ़ाने, सरकार को उन क्रियाओं से भार मुक्त करने जिनमें निजी क्षेत्र बेहतर कार्य क्षमता विकसित कर ली है। मतलब निजी क्षेत्र जहां जहां अच्छा काम कर लिया है, जैसे एविएशन यानी कि उड्डयन वाला क्षेत्र है, और इसमें प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है अगर, तो उसको सरकारी, अभी आपने देखा था एयर इंडिया वगैरह था, उसको सरकारी कंपनी है, उसको बेच दिया गया। तो इस तरह की चीजें जो है की जाती हैं, उसको सामरिक विनिवेश कहते हैं। मतलब बड़े स्तर पे जो है क्या करना, अपने स्टेक को बेचना, वो 50% से ज्यादा होगा नॉर्मली, ठीक है। तो सरकार ने सामरिक विनिवेश की प्रक्रिया स्टार्ट की, और इसके अंतर्गत किया क्या क्या जाएगा। तो देखो, शेयरों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर को बेचा जाएगा, यानी कि रणनीतिक साझेदार। रणनीतिक साझेदार कहते किसको हैं, तो जिसे उस क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय अनुभव प्राप्त हो और सुविज्ञता, यानी कि वो उस क्षेत्र का जाना पहचाना नाम हो और उसको एक्सपीरियंस भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो उस क्षेत्र का। जैसे हम लोग एविएशन की बात कर रहे थे, उड्डयन क्षेत्र, हवाई जहाज जो उड़ रहा है, तो उस क्षेत्र की अगर बात कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र में जैसे एयर इंडिया को, अब एयर इंडिया को वैसे कंपनी को बेचा जाएगा जिसको अंतर्राष्ट्रीय अनुभव उस क्षेत्र का प्राप्त हो, साथ ही साथ वो उस क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध भी हो। इस प्रकार के विनिवेश की शुरुआत मॉडर्न फूड इंडस्ट्री लिमिटेड के बाद, इसके बाद बाल्को और अन्य पीएसयूज को भी इस तरह से बेचा गया, ठीक है। अब एक और शब्दावली आ रही है, सामरिक और गैर सामरिक पीएसयूज। सामान्य रूप से आप समझ चुके हैं, जो सामरिक तो हम लोग पीछे देख चुके हैं, ठीक है, कि सामरिक विनिवेश, तो वही बात है कि एक्चुअली पीएसयूज को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक तो विनिवेश दो तरह का था, इसके अलावा यहां आप देख रहे हैं कि पीएसयूज को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया, एक सामरिक और गैर सामरिक। ये थोड़ा अलग है वैसे तो। सामरिक या फिर रणनीतिक उद्योगों का मतलब है कि जो बहुत ही, यहां देखो, यहां जो सामरिक विनिवेश था वो कुछ इस तरह का था कि मैक्सिमम जो स्टेक है वो बेचना, उस संदर्भ में यहां सामरिक था। यहां सामरिक का मतलब है कि सरकार के लिए, देश के लिए जो बहुत ही गंभीर, जो महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज हैं, उसको यहां सामरिक कहा जा रहा है, सामरिक पीएसयूज, ठीक है। तो इसमें जैसे अस्त्र शस्त्र से रिलेटेड, युद्ध उपकरण, परमाणु ऊर्जा संबंधित क्रियाएं और रेलवे, इस तरह के जो सेक्टर है इसको सामरिक इंडस्ट्रीज में या फिर पीएसयूज के अंतर्गत रखा गया। इसमें सरकार ये करती है कि अपनी अधिकांश साझेदारी को कायम रखती है। क्यों? क्योंकि ये गंभीर संवेदनशील क्षेत्र हैं। देखो, शब्द एक ही आया है, यहां भी सामरिक वर्ड है, लेकिन यहां सामरिक पीएसयूज है, यानी कि रणनीतिक दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सरकारी क्षेत्र।
यहाँ जो है सामरिक, उसका मतलब ये हो गया, सामरिक यहाँ विनिवेश है, सामरिक विनिवेश का मतलब ये हो गया कि अधिकतर स्टेक्स को क्या करना, बेच देना, प्राइवेट कंपनी को बेच देना, ठीक है। उसके लिए सरकार जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनर ढूंढेगी, उसको बेचेगी। तो दोनों में बहुत अंतर है, स्पष्ट रूप से समझ जाना, ठीक है। चलिए, गैर सामरिक किसको कहते हैं? गैर सामरिक का मतलब है जो उतना इंपॉर्टेंट ना हो। इसमें सरकार क्या करेगी कि बहुत ही कम शेयर अपने पास रखे, अधिकतर शेयर जो है क्या करेगी, प्राइवेट कंपनियों को दे देगी, ठीक है। वैसे आप जानते हैं कि रेलवे वगैरह सेक्टर जिसको सामरिक के अंतर्गत रखा गया है, उसमें भी बहुत सारी चीजें जो है सरकार बेच रही है। तो चलिए, आज का क्लास हमारा विनिवेश पर था। आई होप आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन अगर रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लिखना सीखो एक गाइडेंस प्रोग्राम है मेंस के लिए, विशेष करके लेवल 1 के अंतर्गत और लेवल 2 के अंतर्गत ये डिवाइड है। लेवल 1 में आपको 1.5 महीने का क्लास मिलता है डेली। आपको मैं जैसे जैसे बताऊंगा वैसे लिखने का अभ्यास आपको करना है, एकदम जीरो स्तर से, ठीक है। आपको अगर सामान्य रूप से हिंदी अगर थोड़ा बहुत लिखना आता है, ठीक है, मैं इतना तक कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत भी लिखना आता है, तो आपको 1.5 महीने में एक बहुत अच्छा स्तर प्राप्त होगा। उसके बाद इसी का जो सेकंड एडवांस लेवल है, उसके अंतर्गत यहाँ पे 1.5 महीने में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर विभिन्न विषयों के, मुख्य रूप से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के माध्यम से आपको लिखने का अभ्यास करवाया जाता है। और कुल मिला के इस 3 महीने में आप यूपीएससी के स्तर का आंसर लिख पाओगे। अगर स्तर नहीं प्राप्त कर पाए हैं तो फिर मैं अलग से आपको और कंटिन्यू करूंगा, क्लास दूंगा, ठीक है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करें और रिक्वेस्ट भेजें कि मुझे ऐसा करना है, फिर आपको पे करना पड़ेगा। दोनों के लिए 1,000 रुपये फीस है, यानी कुल मिला के 2,000 रुपये आपको फीस के रूप में देना पड़ेगा। आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह के वीडियो और मैं लाते रहूँगा, कुछ और विषयों को भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।